हाय एवरीवन। तो सच बताओ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आंसर राइटिंग से बच रहे हो? बिकॉज मोस्ट एस्पिरेंट्स मेंस में इसलिए फेल नहीं होते कि वो एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो आंसर राइटर नहीं बनते। थिंक अबाउट इट। महीनों तक एनसीईआरटीज, महीनों तक स्टैंडर्ड बुक्स एंड महीनों तक करंट अफेयर्स, पर जैसे ही एक 10 मार्कर क्वेश्चन सामने आता है तो दिमाग में पॉइंट्स तो आते हैं, पर उसे आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है वो हमें समझ नहीं आता। और फिर यहीं से शुरू होता है यूपीएससी का सबसे डेंजरस साइकिल कि हम थोड़ा सिलेबस और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आज से 6 मंथ्स बाद भी कई एस्पिरेंट्स यही सोच रहे होंगे। एंड इनफैक्ट कुछ एस्पिरेंट्स तो पहला मेंस भी इसी सोच के साथ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस मार्कशीट। इस कैंडिडेट ने बहुत मेहनत से प्री क्लियर किया, बट ड्यू टू जीरो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही स्कोर्ड ओनली 285, कट ऑफ से काफी नीचे इन द मेंस, which makes it very clear for us, it gives us a lesson कि आंसर राइटिंग हमारी यूपीएससी ड्रीम का मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, because it not only decides your merit but it also decides your rank, your post and even your cadre in UPSC. But then yes, be mindful that हर टॉपर, हर हाई स्कोरर और हर अच्छा आंसर राइटर अपना पहला आंसर एवरेज ही लिखता है। बस डिफरेंस इतना है कि उन्हें पता होता है कि हमें शुरू कैसे करना है। So today, with my experience of 4 mains and 2 interviews, मैं आपसे यही फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगी कि how to start and structure your answer, how to stay consistent in answer writing, and how to self-evaluate your answers without depending on others, so that हमारा answer writing का fear strength में convert हो सके। मैंने पूरे आंसर राइटिंग को हमें कैसे करना है उसे 3 phases में डिवाइड किया है। The first is the beginner phase, the second is the self-evaluation phase, and the third is the improvement phase. तो चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं from the first phase, which is the beginner phase. जहां the first phase is the beginner phase, which is for all of us who didn't write even a single GS answer ever since our school days. Therefore, in this phase, we will follow the only basic principle of थोड़ा लिखो पर रोज लिखो। बट आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ हफ्तों में मुझे एक डाउट बार बार रिसीव हुआ कि क्या कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां यूपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस एक ही जगह मिल जाएं? क्योंकि ऑनेस्टली जेन्युइन एस्पिरेंट्स का काफी टाइम या तो सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज करने में चला जाता है या बिना प्रोग्रेस चेक किए सिर्फ सिलेबस फिनिश करने में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे मैग्रॉ हिल एज पास फॉर यूपीएससी काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि यहाँ हमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम एक साथ एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ हमें एनसीईआरटीज के साथ साथ सारे ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर एंड मेनी अदर्स के मोर देन 25 स्टैंडर्ड बुक्स विद देयर वीडियो लेक्चर्स, पास्ट 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोर देन 400 टेस्ट सब एक जगह मिल जाते हैं। And not only this, the biggest selection factor in UPSC जहाँ majority students struggle करते हैं is to continuously analyze and track your performance. वो भी हमें यहाँ मिल जाती है, making our preparation more realistic and output oriented. तो इस पास को I think एक बार आपको ज़रूर explore करना चाहिए because you get 3 days का free trial also. तो पहले खुद देखो, explore करो और फिर decide करो कि ये आपके लिए useful है या नहीं. And considering the amount of things you'll receive, that to an annual subscription cost of rupees 3499, I think it's worth checking out. And the best part is the cost to benefit ratio, because with this program you will be spending only rupees 11 per day towards your UPSC preparation. So do check this out. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? That is कि हमें डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना स्टार्ट करना है। यूजुअली हमें हर इंटरव्यू, क्लास या सेशन में यही सुनने को मिलता है कि भाई डेली 4 आंसर्स लिखो GS 1 2 3 4 के। बट लेट मी टेल यू विद फुल ऑनेस्टी दैट इट इज नॉट फीजिबल व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग राइटिंग योर फर्स्ट आंसर। हमने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा होता तो ऑल ऑफ अ सडन हम 4 कैसे लिख पाएंगे? सो वी नीड टू फॉलो अ सस्टेनेबल मेथड जिससे हम फ्रस्ट्रेट भी ना हो, बोर भी ना हो एंड येट एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग की हैबिट को भी एंजॉय कर सके। That's why first 15 days का हमारा जो ये beginner phase होगा उसमें our daily target is to solve only one mains previous year question in addition to NCERT chapters back end questions on the same topic जो आप उस दिन read कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल, आज आपने क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी से साइक्लोन टॉपिक पढ़ा। देन आप उसी चैप्टर के एंड में दिए गए साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चन, विच इज दिस वन, दैट व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सीज एंड इन विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू टॉरेंशियल रेन्स एंड हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो एंड व्हाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बिना देखे अपनी समझ से अपनी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिखो। फिर उसके बाद आप इसी साइक्लोन टॉपिक पर बेस्ड मेंस जीएस 1 का सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट वाला हो उसको सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्रैक्टिस 2024 में पूछा हुआ जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, द बेसिक पर्पस इज कि इस अप्रोच से ना हम इस कंफ्यूजन या डायलेमा में कभी नहीं पड़ेंगे कि हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। Rather, instead of doing this, our only target should be कि आपने जो टॉपिक पढ़ा आज उससे रिलेटेड सेम डे पर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बैकएंड क्वेश्चंस के आंसर लिख लो। एंड द सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज कि हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी, जिससे हम क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करने से भी बचेंगे ओनली बाय सॉल्विंग द बेसिक फंडामेंटल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसे हम लिटरली बहुत इग्नोर कर देते हैं। एंड अभी ज्योग्राफी के ही दोनों क्वेश्चंस को अगर आप रिलेट करके देखोगे आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही यूज करके ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछ रहा है मेंस में। ठीक है? And yes, also while writing answers in this phase, the main points which we should remember here is that choose to write only the static answers as of now in the beginning. And the second point is that write your answer without any time limit. हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा आंसर हमें 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट में कंप्लीट करना है। Instead of this, try to adhere to the word limit since your first answer कि मुझे 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में ही आंसर करना है। इससे होगा क्या, दैट विदाउट टाइम बैरियर आपके आंसर लिखने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एंड येट एट द सेम टाइम वर्ड लिमिट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेस लिखना सीख जाओगे अपने आप ही, विच द एग्जामिनर इज वेरी फॉन्ड ऑफ, आई एम टेलिंग यू। ठीक है? तो पहले 15 दिन आप सिर्फ ये करो, बिना बोर हुए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। यही फेज 1 का गोल है कि राइटिंग की हैबिट को सस्टेनेबली हमें डेवलप करना है, ताकि जब आप फेज 2 में जाओ तब आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील करो। ओके? So now, after first 15 days habit of writing raw and not so structured answer comes the phase 2, जहां हम अपने आंसर्स में वेरिएशन लाना स्टार्ट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली अपने आंसर्स को टेस्ट भी करेंगे to understand our shortcomings and bring the improvement in our very basic answers by our own self without depending upon any coaching institute, mentors and so-called very answer writing modules. In a nutshell, I will tell you कि हम खुद अपने आंसर्स को कैसे सिंपली सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं without falling into any course or a coaching trap. So now basically in this self-evaluation phase for next upcoming 15 days, हमारा target होगा to write 2 previous year questions every day with alternate NCERT back-end questions and yes, definitely some questions from toppers answer sheets as well. Toppers के answers को सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ glance नहीं करना है, compare करना है अपने answers को उनसे, तभी इंप्रूवमेंट होता है। एंड अगेन यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ओनली ऑन द सेम टॉपिक जो आप उस पर्टिकुलर दिन पर पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू आर रीडिंग द जुडिशरी चैप्टर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत टुगेदर, then your step 1 will be to write the NCERT back-end question on judiciary. Like this: what are the different provisions in constitution in order to maintain the independence of judiciary? Then after writing this NCERT question, match it with any NCERT solution freely available online and you can even use ChatGPT for that matter and just note down the points जो आपने मिस कर दिए अपने आंसर में मेंशन करना। यहाँ पे हमें अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, अपने कंटेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग है, इंट्रो कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको अभी इसी सेम वीडियो के एंड में दिखा दूंगी, पूरा डिस्कस करूंगी उस बारे में। लेकिन अभी प्लीज यहाँ पे समझो कि हमें अपने पॉइंट्स जो हमने मिस कर दिया आंसर में लिखना, उन्हें फोकस करना है। Then after this comes the step 2 where we will solve 2 previous year questions based on again the same topic, for example like judiciary again. तो आप देख सकते हो कि 2023 में a question was asked related to judiciary that comment on constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. And a similar question was asked in 2019 too.
तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इन 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपने आंसर्स लिखेंगे एंड उनको मैच करेंगे विद द मॉडल आंसर्स फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन टू नो अगेन द शॉर्टकमिंग्स कि हमारे कंटेंट में क्या कमी रह गई कि हम उस लेवल का आंसर नहीं लिख पाए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी का है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हमें रटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बट समहाउ वी कैन मिस दिस पॉइंट, राइट। हमें एक बार में तो हर चीज याद होती नहीं है। तो थ्रू योर आंसर्स ओनली आप अपने कंटेंट को और ज्यादा कंसोलिडेट करते चलोगे साथ के साथ। एंड यस, एक और जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट हियर इज कि क्वेश्चन में जैसे आप यहां देख सकते हो कि स्टेटमेंट दिया है एंड वी आर आस्क्ड टू कमेंट ऑन इट, तो ऐसे ही देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस जहां हमें कंपेयर, डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, इल्यूसिडेट, कमेंट जैसे कीवर्ड्स दिए रहते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है, जिन्हें बिना समझे अगर आप अपना आंसर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हो तो आप चाहे जितना ही बेस्ट लिख लो अपना आंसर, बट इफ यू हैवंट रिटन योर आंसर रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द कीवर्ड आस्क्ड हियर, आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। सो कंसिडरिंग दिस, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि क्या मैं इन सारे कीवर्ड्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जहां हम ऐसे कीवर्ड्स का मीनिंग प्रिसाइसली एक ही वीडियो में समझ सके, सो दैट आप मेंस में होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक से बच सकें, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेप 3 इज कि हमें टॉपर्स की आंसर कॉपीज के किसी भी एक क्वेश्चन को हमें खुद अपने हिसाब से भी आंसर करना है, आंसर लिखना है एंड फिर टॉपर्स के आंसर से मैच करना है, समझना है कि कहां हम गलतियां कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं आंसर्स में, या हमारे कंटेंट में कोई कमी है, या हमारा इंट्रो और कंक्लूजन बहुत प्लेन एंड बोरिंग है, या हमारा आंसर प्रेजेंटेबल ही नहीं है। कंटेंट अच्छा है बट देयर इज नो प्रेजेंटेशन, देयर इज नो डायग्राम्स, नो फ्लो चार्ट्स, नो हाइलाइट्स, सब कुछ मिसिंग है। इन पैरामीटर्स पर हमें अपने आंसर को एज एन एग्जामिनर खुद जज करना है और फिगर आउट करना है वेयर वी आर लैकिंग। I'm literally telling you, trust me, just follow this process and you will notice tremendous difference in your answers. And yes, one more thing, that while practicing answers in this second phase, आपको क्या करना है, just keep in mind that solve the current related questions as well. हमने phase 1 में सिर्फ static वाले questions को बोला था करने के लिए, अब आपको phase 2 में एक static और एक current का combo बना के prepare करना है अपने answers को, and अब आपको time limit के अंदर ही answer करना है। phase 1 में I told you to adhere only to the word limit, but यहाँ पे आपको time limit and word limit दोनों को adhere करना है, like 6 to 7 minutes for 150 words and give 11 to 12 minutes to write an answer for a 250 word answer, ठीक है, because this will keep you on track in your answer writing preparation. So now comes the phase 3 of your answer writing journey, which is about consistent improvement step by step. So for next 45 to 60 days, we must write 2 previous year questions and 2 questions on alternate basis from test series and toppers answer copies. But why these 3? Because previous year question shows us exactly what UPSC asks, what are the recurring themes and the hidden hints that builds real mains confidence in us. एंड इफ यू थिंक कि मुझे मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस एंड इनसाइट्स का एक पूरा वीडियो बनाना चाहिए डेडिकेटेड वे में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज यूटिलिटी, तो टेस्ट सीरीज मेक्स आवर कंटेंट करंट अफेयर्स रेडी, बिकॉज हम सबको पता है दैट 70% ऑफ द मेंस इज अबाउट द प्रेजेंट करंट इश्यूज, इज अबाउट आवर टेक ऑन इट. So in a way, it trains us to think fast and answer smart. And the last, if I talk about the relevance of toppers answer copies, I've already discussed that it tells you about the gap in our content, structuring and presentation with them, despite reading the same material, same source, thereby helping us to self-evaluate and bring the required improvements accordingly to our answers. With this, don't forget the golden rules जो phase 2 में हम follow कर रहे थे, they still apply here, that we have to compare our answers with the model answers or the toppers answer to figure out कि हमने क्या चीजें miss कर दी हैं content wise, and always we have to stick in this third ways to the time and the word limit both, so we can achieve the habit of finishing all the mains 20 questions in the exam hall in the limited time of 3 hours. Now about how to write UPSC level answer is the thing many aspirants get stuck here and quit. तो देखो, any great answer constitutes only basic 3 parameters जो हम सबको पता है, introduction, body and conclusion. But the most common mistakes जो mostly aspirants करते हैं
कि इस हमें एग्जैक्टली एक तो समझ ही नहीं आता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में हमें क्या लिखना होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंट्रो में जाएगी, कौन सी कंक्लूजन में जाएगी, कौन सी बॉडी में जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमने कभी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस पहले से नहीं किया है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अनइंटेंशनली हमारा पूरा फोकस ना एक आंसर की बॉडी पे चला जाता है, जिसकी वजह से वी राइट वीक इंट्रो एंड ऑलमोस्ट नो कंक्लूजन। एंड लेट मी टेल यू दैट एग्जामिनर कैन स्पॉट दिस मिस्टेक इंस्टेंटली जस्ट बाय ग्लांसिंग थ्रू योर आंसर। तो अब एग्जैक्टली किसमें हमें क्या लिखना होता है इन तीनों पार्ट्स में, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। तो देखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंट्रोडक्शन ना आपका 3 to 4 लाइन से ज्यादा का होना ही नहीं चाहिए आंसर में। एंड अगर आपको एग्जामिनर से बोनस मार्क्स चाहिए ना, तो अपने इंट्रोडक्शन में ही हमेशा उन्हें कोशिश करो बताने की दैट यू नो कि किस रीजन की वजह से, किस कॉन्टेक्स्ट या किस रीसेंट इवेंट की वजह से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। दैट्स वाई आप अपने इंट्रोडक्शन को किसी डेफिनेशन या किसी भी सरप्राइजिंग फैक्ट, रिपोर्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल एंड कोटेशन को लिख करके स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई आंसर कॉपी जहां पे क्वेश्चन इज अबाउट हाउ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड फूड वेस्ट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब मैंने क्या किया, सी माई इंट्रोडक्शन, आई हैव कोटेड द सरप्राइजिंग डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। अब इससे मैंने एग्जामिनर को अपने आंसर के फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। दिस इज अ वे यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू ग्रास्प द एग्जामिनर्स अटेंशन टुवर्ड्स योर आंसर्स, क्योंकि उन्हें तो देखो 500 to 1000 कॉपीज चेक करनी रहती हैं एंड सभी आंसर्स में सेम फूड लॉस एंड फूड वेस्टेज का डेफिनेशन से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया रहता है, तो सारे आंसर्स ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज दिखते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा दैट हाउ वी हैव टू मेक आवर आंसर्स डिफरेंट विद जस्ट इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। ठीक है, नाउ कम्स द बॉडी ऑफ एन आंसर। यहां हमें दो चीजों का खास ख्याल रखना होता है। फर्स्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंटेन कंटेंट स्ट्रक्चरिंग। अब ये होता क्या है, देखो, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग इज अबाउट आंसरिंग द मल्टीपल सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन in the sequence because it helps us to streamline our thoughts as well as maintain the coherence and the flow throughout our answer. For example, इसी सेम क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला पार्ट तो ये था कि फूड लॉस एंड फूड वेस्टेज को रिड्यूस करके हम कैसे एसडीजी अचीव कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रोल ऑफ विमेन क्या है इन रिड्यूसिंग सच फूड लॉस एंड फूड वेस्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज दैट व्हाट आर द अदर पॉसिबल अप्रोचेस टू सेव फूड। अब ये 3 मल्टीपल सब पार्ट्स हैं, तो उसी सेम सीक्वेंस में मैंने आंसर किया है। सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने बताया है कि फूड लॉस एंड फूड वेस्टेज का रिडक्शन एसडीजी में कैसे हेल्प करेगा। एंड इसमें भी आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका देखो, डिफरेंस देखो कि मैंने एसडीजी 1 to 3 से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने सीधे 12 से स्टार्ट किया है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे तो इससे क्या हम अचीव करेंगे, एसडीजी 2 अचीव करेंगे विच इज जीरो हंगर। जब जीरो हंगर होगा देन वी विल अचीव एसडीजी 3 विच इज द good health and well-being of a person. And if we will achieve the good health and well-being, then only we will be able to achieve SDG 1, that is, we can end the poverty. And due to all these things, we can achieve together SDG 10 and 13, which is reducing inequalities and climate change. फिर इस सब पार्ट को आंसर करने के बाद ही मैं नेक्स्ट सब पार्ट पे आई हूँ, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द वुमेन, एंड देन लास्ट में मैंने डिस्कस किया दैट व्हाट आर द अदर अप्रोचेस टू डील विद इट। तो इस तरीके से हमें कंटेंट स्ट्रक्चरिंग को मेंटेन करना होता है। नाउ द अदर सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन इन आवर बॉडी ऑफ एन आंसर इज स्पेशियल स्ट्रक्चरिंग। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपके आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, या तो आप उनके चारों तरफ बॉक्स बना दो, या कोई कैपिटल लेटर्स में उन्हें लिख दो, या आप डबल लाइन या आप डबल अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिन्हें उन्हें मिस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, इंट्रोडक्शन में ही मैंने रिपोर्ट के नाम को अंडरलाइन कर लिया। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होता है। नाउ द अनदर थिंग अंडर स्पेशल स्ट्रक्चरिंग इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स। यानी कि अगर आपके पास 5-6 पॉइंट्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें किसी भी रैंडम ऑर्डर में लिख दोगे। नो, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सबसे ऊपर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे रोल ऑफ विमेन के बारे में बात की हुई थी कि क्या इनका रोल है फूड लॉस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि भाई विमेन ही 60 to 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उन्हें बेटर आइडिया है एनवायरमेंट के बारे में एज कंपेयर टू मेल्स।
ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है, तो इसे मैं ऊपर लिखूंगी। और जो लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द नो वेस्टेज एटीट्यूड ऑफ वुमेन हेल्प्स इन रीयूजिंग ऑफ द लेफ्ट ओवर फूड, ये एक जनरलाइज पॉइंट है जिसको मैं लास्ट में लिखूंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने पॉइंट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है आंसर लिखते वक्त। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट अंडर द स्पेशल रिस्ट्रक्चरिंग इज यूज ऑफ एम्बेलिशमेंट्स, दैट इज फ्लो चार्ट, स्कीमैटिक्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, जो इसी सेम क्वेश्चन में आपको मैंने अभी दिखाया कि मैंने स्टार्ट किया, ये देखो इंपैक्ट ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज से, इसको मैंने छोटे से डायग्राम के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देन फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये देखो मैंने फूड लॉस वेस्टेज की रिडक्शन के रोल को एसडीजी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर की बॉडी को लिखना होता है। वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर कंटेंट स्ट्रक्चरिंग एंड द स्पेशल स्ट्रक्चरिंग। और अगर हम बात करें लास्ट कंक्लूजन की, तो देखो हमारा कंक्लूजन हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ कोई चीज सजेस्ट करनी चाहिए, कोई रिफॉर्म या फिर कोई अनदर अप्रोच जिससे चीजें बेटर हो सकती हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि एक ओपन एंडेड कंक्लूजन होना चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपने आंसर को लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल एंड विद द कंक्लूजन। लेकिन हाँ, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।